अब हम बात करते हैं इंग्लिश वॉवल्स की। जो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज थी इसमें मेन जो वॉवल्स थे उनकी तादाद 6 थी। ठीक है, आज हम ए ई आई ओ यू 5 अल्फ़ाबेट्स हैं, वहाँ पे 6 अल्फ़ाबेट्स थे। ठीक है, उसमें ए और ए शामिल है, ए आई ओ यू और वाई, और एक उधर इसके अलावा आई और ई, ये मतलब कि डिफ्थोंग्स में शामिल होते हैं। आई ई हो गया, ई ए और ई ओ, ये सारे डिफ्थोंग्स हैं। डिफ्थोंग्स आपको ऑलरेडी पता है कि द कम्बिनेशन ऑफ द टू वोवल साउंड्स इन अ सिंगल सिलेबल, उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्थोंग कहते हैं। ठीक है, अब साउंड्स जो इन अल्फ़ाबेट्स की प्रोड्यूस होती थी वो एक दूसरे से डिफरेंट थी, और ये अक्सर इनमें से लॉन्ग वॉवल थे। उस दौर में जो इंग्लिश लिखी जाती थी उसमें लॉन्ग वॉवल्स को मार्क नहीं किया जाता था, लेकिन अब हम चूंकि ओल्ड इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं, ओल्ड इंग्लिश के कुछ अल्फाज पढ़ने जा रहे हैं, ऑलरेडी ऊपर आपने पढ़े भी हैं, तो इसको मैक्रोन से मार्क किया गया। मैक्रोन का मतलब ये जो ऊपर लाइन लगी हुई है ना, आई एस इस, जो ये सेकंड वाला लिखा है ना, इसके ऊपर जो लाइन लगी है इसको मैक्रोन कहते हैं। ठीक है, सो इस लाइन के अंदर इनको लॉन्ग वावल्स को इस लाइन से जो है वो डिस्टिंक्ट किया जाएगा, क्योंकि जो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज थी उसमें जो लेंथ है वर्ड की वो उसके मीनिंग्स को चेंज कर सकती है। ठीक है, तो इस वजह से अ, जो वर्ड्स हैं उनको प्रॉपरली प्रोनाउंस करना जो है वो ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल वर्ड्स लिखे हैं और आगे उनके मीनिंग लिखे हैं। पहला वर्ड है इज का मीनिंग जो है वो इज ही है, लेकिन जो दूसरा वर्ड है वो ईस है। ठीक है, अब ये ईस जो है इसका इट मीन्स आइस। उसके बाद ए सी एस मतलब इसका ब्यूटी बच है, और एस का मतलब ओक है। जी जी इसका मतलब एंड है, और जी का मतलब यू है। ठीक है, मैग मैग का मतलब किन्समैन है, और मैग मीन्स मे। ठीक है, तो जो लेंथ है वावल साउंड्स की ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, वो लेंथ जो है इट आल्सो हेल्प्स इन चेंजिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। तो इस वजह से जो लेंथ है वावल्स की, उसके ऊपर अबूर हासिल करना जो था वो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज का एक जो है वो ख़ास किस्म का करेक्टरिस्टिक्स था। द नेक्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है ये कि एक लफ्ज़ के कौन से हिस्से पे जोर दिया जाता है। स्ट्रेस सिस्टम जो था ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज का वो रिलेटिवली इजी था, क्योंकि स्ट्रेस जो था वो फर्स्ट सिलेबल यानी कि जो लफ्ज़ है उसका पहला जो हिस्सा है उसको ज़ोर से यानी कि दबा के पढ़ा जाता था। ठीक है, तो जो आज की इंग्लिश है एज़ कम्पेयर टू दैट, जो ओल्ड इंग्लिश है उसका स्ट्रेस सिस्टम जो है था वो रिलेटिवली सिंपल था। और ओल्ड इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उनके जर्मेनिक ओरिजिन्स आपको ऑलरेडी पता है कि उनके जर्मेनिक ओरिजिन्स से, और तकरीबन वही मीनिंग उन्होंने जो है वो रिटेन किए हैं। जैसे हैंड का वर्ड है, लैंड का वर्ड है, इसी तरीके से और भी वर्ड्स हैं। इसके अलावा जो कम्प्लेक्सिटी थी ना ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज की, वो थी इसके नाउन सिस्टम के अंदर। नाउन सिस्टम ये था कि हर एक नाउन, हर एक चीज़ का जो नाम है, इट शुड हैव अ जेंडर। इट शुड आइदर बी मैस्कुलिन, इट शुड बी आइदर फेमिनिन, और इट शुड आइदर बी न्यूटर। अब ये जेंडर जो थे ये सिर्फ और सिर्फ नाउन्स तक जो थे ये मुहित नहीं थे। ठीक है, रादर जो अगर मैस्कुलिन नाउन है तो उसके लिए जो एडजेक्टिव यूज होगा वो भी मैस्कुलिन नेचर का होना चाहिए, यानी कि एडजेक्टिव्स के अंदर भी मैस्कुलिनिटी फेमिनिनिटी के जो एलिमेंट्स है वो पाए जाते थे। सो if you are talking about a masculine thing, then the adjectives that are used to describe that thing should also belong to the masculine category, और अगर आप feminine ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसके लिए फिर एडजेक्टिव जो हैं वो भी फेमिनिन नेचर के होने चाहिए। ठीक है, हर एक चीज़ को जो था वो जेंडर असाइन किया जाता था, और ये जो जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन थी ये रैंडम थी, मतलब कि कोई इसके फिक्स्ड रूल नहीं थे, बस जो असाइन हो गया वो असाइन हो गया। ठीक है, और ये जो ग्रामेटिकल जेंडर है, ग्रामेटिकल जेंडर ने अपनी पोजीशन मेंटेन की है टिल द मिडल इंग्लिश, यानी कि मिडल इंग्लिश जो थी उसमें भी ग्रामेटिकल जेंडर हमें दिखाई देता है, लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश है इसमें अब ग्रामेटिकल जेंडर नहीं है, इट इज़ अ जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज इन द ग्रामेटिकल टर्म्स। ठीक है,
तो अब हर एक चीज़ जो थी चूँकि उसको जेंडर असाइन किया गया था, तो जेंडर को मार्क कैसे किया जाता है? जेंडर को मार्क करने के लिए इन्फ्लेक्शंस का सिस्टम था। तो हर नाउन्स जो थे, नाम के साथ इन्फ्लेक्शंस लगाए जाते थे टू डिफरेंशिएट कि ये जो नाउन है वेदर इट इज़ मैस्कुलिन और इट इज़ फेमिनिन। अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि ये इन्फ्लेक्शंस नाउन के साथ कैसे लगते हैं। अक्सर लोग आप में से पंजाबी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते होंगे, ठीक है। इन केस पंजाबी बैकग्राउंड नहीं भी है, फिर भी आपकी जो अपनी अपनी पर्टिकुलर लैंग्वेजेस हैं, मेरा ख्याल है कि आप उसमें से भी एग्जांपल्स ढूंढ सकेंगे, ठीक है। तो एक नाम है रियाज, ये जो है यूनी जेंडर नेम है, ठीक है। यानी कि इसको आप जो है वो, सॉरी, मल्टी जेंडर नेम, ये यानी कि इसको आप जो है वो औरत का नाम भी रख सकते हैं, मर्द का नाम भी रख सकते हैं, रियाज। अब पंजाबी के अंदर इफ़ यू हैव टू मार्क कि रियाज जो है, रियाज बीबी है, तो आप उसे कहेंगे रियाजो, ठीक है। और अगर मर्द को आवाज़ लगानी है तो आप उसे कहेंगे रियाजू, ठीक है। ज़ाद जो है उसकी साउंड जो है उसका वाव लगाया जाएगा, रियाजो और रियाजू, ठीक है। ये डिफ्रेंशिएट होगा, ये इन्फ्लेक्शन होगी नाउन जो रियाज है उसके साथ, ताकि जेंडर जो है उसको मार्क किया जा सके कि वेदर वी आर calling, masculine gender or we are calling the feminine gender। तो इसी तरीके से जो इंग्लिश लैंग्वेज थी उसमें भी जितने नाउन्स थे वो इन्फ्लेक्टेड थे, तो ताकि जेंडर जो है उसको मार्क किया जा सके कि वेदर दिस इज मैस्कुलिन जेंडर और दिस इज फेमिनिन जेंडर। अब ये इन्फ्लेक्शन जो थी ये सिर्फ और सिर्फ नाउन्स तक लिमिटेड नहीं थी, रादर द एडजेक्टिव्स वर आल्सो इन्फ्लेक्टेड, कीपिंग इन व्यू द नाउन, कि जिस नाउन अगर मैस्कुलिन है तो उसके साथ जो एडजेक्टिव है वो भी इन्फ्लेक्टेड होगा, और उसके साथ जो वर्ब है वो भी उसी हिसाब से इन्फ्लेक्टेड होगा, ठीक है। अब ये वर्ब्स कैसे इन्फ्लेक्टेड होते हैं, वर्ब्स की इन्फ्लेक्शन की अगेन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ पंजाबी लैंग्वेज से, ठीक है। कि इफ अ वुमन इज डूइंग सम एक्शन देन शी विल से कि मैं खत लिख दी पई हूं, ठीक है। लिख दी, लिखना क्या है, वर्ब है ना, एक्शन है। तो लेकिन उर्दू में नहीं है मैं खत लिख रही हूँ और मैं खत लिख रहा हूँ, उर्दू में ये नहीं है। लेकिन पंजाबी में ये है कि मैं खत लिख दी पई हाँ ते मैं खत लिखदा पिया, ठीक है। लिखदी और लिखदा जो है ये वर्ब्स इन्फ्लेक्टेड हैं जेंडर को मार्क करने के लिए कि जेंडर जो है वो मैस्कुलिन है, ये फेमिनिन है। तो इसी तरीके से जो ओल्ड लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज थी, इट हैड इन्फ्लेक्टेड नाउन्स, इट हैड इन्फ्लेक्टेड एडजेक्टिव्स, इट हैड इन्फ्लेक्टेड वर्ब्स एज वेल, कीपिंग इन व्यू दी जेंडर कि ये मैस्कुलिन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर है, ये न्यूट्रल जेंडर। अब आप देखें कि इससे कितनी ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी जो है वो अराउज होती है कि आप हर एक जो चीज़ है उसके लिए आपने इन्फ्लेक्शंस रखी हुई हैं। और वो वर्ड्स फिर ज़ाहिर जब इन्फ्लेक्शंस ही इन्फ्लेक्शंस के रूल्स से, तो ऑब्वियसली जब आपने जुमला बनाना है, उसको सिंटैक्टिकल फॉर्म में सिंटैक्टिकल रूल्स के मुताबिक अरेंज करना है, तो फिर उसके कुछ ना कुछ रूल्स होंगे ना। जैसे आज हमारे यहाँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, या फिर नाउन और उसका एंटीसीडेंट जो एग्रीमेंट होता है, ठीक है। इसी तरीके से उस दौर में फिर जितनी इन्फ्लेक्शंस थी जो जुमले के अंदर आ रही हैं, दे शुड एग्री विद ईच अदर, कि उनका एग्रीमेंट जो था, यानी कि आज एग्रीमेंट हमें सिर्फ नाउन और वर्ब का जो एग्रीमेंट है ना उसने हमें मुसीबत डाली हुई है हमारे लोगों के लिए। जी, तो वो एडजेक्टिव जो कि सिंगुलर नाउन को मॉडिफाई करते थे वो एडजेक्टिव सिंगुलर होने चाहिए, और वो एडजेक्टिव्स जो कि प्लूरल नाउन को मॉडिफाई करते हैं उनको प्लूरल होना चाहिए। सिमिलरली वर्ब्स जो हैं जो कि मैस्कुलिन नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं उनको मैस्कुलिन होना चाहिए, और वो वर्ब जो कि फेमिनिन नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं या उसके साथ यूज़ हो रहे हैं उनको फेमिनिन होना चाहिए। तो उसके अंदर कम्प्लेक्सिटीज़ बहुत ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू दी प्रेजेंट डे लैंग्वेज। तो इस सारी डिस्कशन से पता हमें ये चला कि जो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज थी उसके अंदर ग्रामेटिकल एंडिंग्स बहुत ज़्यादा थी। ग्रामेटिकल एंडिंग्स क्या होती हैं, इन्फ्लेक्शन वर्ड्स होते हैं, इन्फ्लेक्शंस होती हैं, जैसे कि एस और ई एस का अल्फाज के आखिर में इजाफा करते हैं, तो ताकि ये नाउन के साथ वर्ब्स जो हैं ये एग्री कर सकें, ठीक है।
तो जो इंग्लिश लैंग्वेज थी उसमें एडजेक्टिव्स, वर्ब्स और इवन के नाउन्स के साथ जो है वो ग्रामेटिकल एंडिंग्स थी टू मार्क द जेंडर और द नंबर, ठीक है। तो इस वजह से जो इन्फ्लेक्टिव वर्ड्स से या जो इन्फ्लेक्शंस थी उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू द मॉडर्न इंग्लिश के जिसको आज हम जानते हैं या जिसको आज हम पढ़ते हैं। Now let us talk about the Old English vocabulary, the vocabulary items of the Old English language. अब Old English language, as you know, from 550s to 1100 तकरीबन रही, ठीक है। और ज़ाहिर है जब क्रिश्चियनिटी आती है तो इतनी जल्दी तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते ना रिलीजन किसी को भी, उस पर टाइम लगता है। और वाइकिंग्स की लैंग्वेज जो थी वो तो समा चुकी थी, लेकिन जो ओल्ड इंग्लिश की वोकेबलरी है अगर हम उसको देखें तो उसमें लेटिन के अल्फाज बहुत कम दिखाई देते हैं, फ्रेंच के अल्फाज भी बहुत कम दिखाई देते हैं। उसकी रीज़न कि फ्रेंच जो लैंग्वेज थी वो तो नॉर्मन कंक्वेस्ट के बाद आई, यानी कि मिडल जो इंग्लिश है उसमें हमें फ्रेंच के अल्फाज दिखाई देंगे। लेटिन जो थी वो फैल रही थी लेकिन आहिस्ता थी, तो उसके अल्फाज भी हैं लेकिन बहुत कम हैं। तो यही वो रीज़न है कि जब इंग्लिश ओल्ड इंग्लिश के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स के लिए वर्ड्स जो है वो नहीं मिलते हमें, ठीक है। वोकेबलरी आइटम्स जो थे ओल्ड इंग्लिश के वो ज़्यादातर जर्मैनिक ओरिजिन के थे, यानी कि जो जर्मैनिक ट्राइब्स से जिन्होंने हमला किया था उनके वोकेबलरी आइटम्स से, या फिर जो नॉर्स और डेनिश लोग थे उनके वोकेबलरी आइटम थे। अगेन नॉर्स और डेनिश लैंग्वेजेस जो हैं ये भी नॉर्थ जर्मैनिक लैंग्वेजेस हैं, तो फिर जो कॉग्नेट्स हैं वो तो तकरीबन सेम ही थे। तो जब नॉर्मन कंक्वेस्ट होती है तो उस वक़्त ऊपर वाला तबका जो है उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज का यूज़ शुरू कर दिया, तो फिर जो ओल्ड इंग्लिश के वर्ड थे रिगार्डिंग लिटरेचर और लर्निंग उनका इख्तिताम हो गया, दे डाइड आउट एंड दे वर रिप्लेस्ड बाय द फ्रेंच एंड द लैटिन वर्ड्स। तो अगर हम एक परसेंटेज देखना चाहें तो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज की 85% वोकेबलरी जो है वो डिसअपीयर हो चुकी है, और जो वर्ड्स अभी सरवाइव करते हैं ये वो वर्ड्स हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे यूज़ होते थे। और ये वो वर्ड्स हैं कि जो कि ऐसे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्रेस करते हैं जो कि फंडामेंटल थे, यानी कि बुनियादी थे। और ये चीज़ें डिसअपीयर नहीं हुई, ठीक है, एग्जिस्ट करती हैं, उस वक्त भी करती थी, आज भी एग्जिस्ट करती हैं। सो उन वर्ड्स की चंद एग्जांपल्स जो हैं उसमें प्रोनाउन कुछ वर्ड्स हैं, कुछ प्रेपोजिशंस हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, कंजंक्शंस हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं। चंद एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हैं। वाइफ के लिए वीफ का वर्ड यूज़ होता था, ठीक है, वाइफ एंड वुमन दोनों इसके मीनिंग थे। इसी तरीके मैन जो है इट यूज्ड डबल एंड एट द एंड। इसी तरीके से चाइल्ड के लिए सिल्ड का वर्ड या फिर किल्ड का वर्ड यूज होता था। वॉल जो है इट वाज वियल, ठीक है। मीटे, मीट, मीट स्पेलिंग चेंज हो गए। हाउस को हुस कहा जाता था क्योंकि यू को आपने लंबा करके पढ़ना है, ठीक है। सो ये वो वोकेबलरी आइटम से जाहिर है ये भी टिप ऑफ द आइसबर्ग है ना। और भी बेताशा वर्ड्स हैं जो कि उस दौर में भी एग्जिस्ट करते थे, आज भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन चंद एग्जाम्पल्स के तौर पे जो है ये आपके सामने वर्ड्स जो है वो प्रेजेंट किए गए। अब ओल्ड इंग्लिश के अंदर चूंकि वोकेबलरी आइटम्स शॉर्ट थे तो हम ये समझते हैं कि जी तो फिर मतलब कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स जो हैं डेली लाइफ के उनको डिस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन ये मामला नहीं था। वोकेबलरी आइटम शॉर्ट थे लेकिन ये जो गैप्स से लैंग्वेज के अंदर दे वर फुलफिल्ड बाय द रिसोर्सफुलनेस, और जो लैंग्वेज की फ्लेक्सिबिलिटी थी उसको यूटिलाइज किया जाता था, और ओल्ड वर्ड्स और न्यू वर्ड्स को आपस में ब्लेंड करके एक नया वर्ड और एक उसको नया मीनिंग दे दिया जाता था। पर्टिकुलरली जो इन्फ्लेक्शंस हैं यानी कि सुफिक्सेस प्रीफिक्सेस जो हैं उनको एक रूट के साथ मिलाकर तो उसके मल्टीपल मीनिंग्स जो थे वो बनाए जाते थे। जैसे फॉर एग्जांपल वर्ड मॉड, ठीक है, मॉड का मतलब मूड है ना, जिसको हम मूड कहते हैं, तो इट वाज मोड, ठीक है। सो अब इसका मतलब मेंटल स्टेट था। अब इसके साथ बेतहाशा जो थे वो सुफिक्सेस लगा दिए जाते थे,
और इसके मीनिंग जो थे वो चेंज हो जाते थे। अब आपके सामने ये पूरी लाइन लिखी है, मौदिक। मौदिक का मतलब स्पिरिटेड, बोल्ड या फिर एरोगेंट है। मॉड इग्लिक, इट मींस मैग्नेनिमस। और इसी तरह से मॉड इग्लिक, इट मींस बोल्ड। ऐसे ही बेताशा आगे मजीद वर्ड्स हैं जो कि मॉड के वर्ड के साथ जो है वो सुफिक्सेस लगाए हैं। बीच में एक जो है जी, मौदुद, डिस्पोज्ड। अब ये क्या है, ये प्रीफिक्स भी लगा दिया, सुफिक्स भी लगा दिया और एक नया वर्ड बना दिया। तो इस तरीके से जो लैंग्वेज का गैप था, जो लैकिंग्स थी के उनको फुलफिल किया जाता था बाय यूजिंग प्रीफिक्सेस एंड सुफिक्सेस। और प्रीफिक्सेस सुफिक्सेस जो थे वो वर्ड्स को एक न्यू मीनिंग दे देते थे, ठीक है। इसी तरीके से मजीद मॉड की, अब आप देखें कि एक वर्ड है मॉड, ठीक है। अब एक वर्ड मॉड जो है उसके साथ आपने कितने ज़्यादा जो है वो सुफिक्सेस लगा दिए कि एक एक वर्ड की ही इतनी ज़्यादा इन्फ्लेक्शंस आपको दिखाई दे रही हैं। तो इस तरीके से गैप्स को फुलफिल किया जाता था ताकि वो शॉर्ट कमिंग्स जो कि लैंग्वेज के अंदर हैं उनको फुलफिल किया जा सके। अब एक ही जो रूट है मौत यानी कि मूड जो है, उसको आप देखें, ग्लैड मूडनेस। ग्लैड मूडनेस मीन्स काइंडनेस। अब काइंड का वर्ड नहीं था, ठीक है। तो ग्लैड हैप्पी मूड के जहनी जो हालत है और नेस लगा दिया तो उसे काइंडनेस का मीनिंग आपने दे दिया। मूड, मूड लुफू, इट मीन्स अफेक्शन, ठीक है। उनमूड, डिस्पुडेंसी। अब ये सारे आप देखें कि एक जो वर्ड मूड है, उसके साथ आपने ऊपर कितने ज़्यादा जो है वो सुफिक्सेस प्रीफिक्सेस लगा के वर्ड्स बना लिए। और इसी तरीके से यहाँ पे आप देखें तो वो एक ही वर्ड जो है मैड मूड, ठीक है। ये देखें मैड मूड, मैड मूड फॉली यानी कि अहमकाना बेवकूफ़ी, ठीक है। सो अब ये एक वर्ड जो एक रूड वर्ड है उसके साथ आपने सुफिक्सेस प्रीफिक्सेस लगाए एंड यू कैन हैव द अनलिमिटेड यू नो मीनिंग्स की, जितने मीनिंग्स आप जनरेट करना चाहें आप जनरेट कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी थी ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज की कि जो कि गैप्स को फिल करने में उसकी उस दौर में हेल्प करती थी, ठीक है। बाद में जो लेटर इंग्लिश है उसमें जो ओल्ड इंग्लिश के एब्सेंट कॉन्सेप्ट से उनको फुलफिल किया गया वाया बारोइंग वोकेबलरी फ्रॉम लेटिन लैंग्वेज एंड फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है। तो जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स बताती आपको ये हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज जो थी, ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इंग्लिश से मुराद ओल्ड इंग्लिश है। इट वाज वेरी फ्लेक्सिबल, इसके अंदर कैपेसिटी थी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ड, फॉर द derivation of the words by using prefixes and suffixes along with the single root। आप इतने ज़्यादा वर्ड जनरेट कर सकते हैं। और ओल्ड इंग्लिश जो थी, इट वाज प्योरली जर्मैनिक लैंग्वेज, क्योंकि ज़्यादातर वोकेबलरी या तो एंजल सैक्सन जूट्स की थी और उसके बाद डेन्स और जो वाइकिंग्स आए थे उनकी थी, ठीक है। तो अगेन ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं, डेन्स की लैंग्वेज, वाइकिंग्स की लैंग्वेज, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं ये सारी की सारी जर्मैनिक लैंग्वेजेस हैं। सो ऑल द रूट वर्ड्स या जितने भी कॉग्नेट्स से दे बिलोंग टू जर्मैनिक लैंग्वेज। ऑब्वियसली बाकी लैंग्वेजेस का लेटन का इन्फ्लुएंस था, लेटन के मिक्सचर थे, लेकिन वो तकरीबन आटे में नमक के बराबर थे ओल्ड इंग्लिश के अंदर, ठीक है। जहाँ तक ग्रामर का ताल्लुक है ओल्ड इंग्लिश का, तो चूँकि ये जर्मैनिक लैंग्वेजेस से ही निकली थी ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज, सो जर्मैनिक लैंग्वेजेस से मिलती है। नाउन के और जो एडजेक्टिव्स हैं इनके फोर केसेस हैं। नाउन के सिंगुलर नाउन्स हो गए, प्लूरल नाउन्स हो गए, चार उनके केसेस होते हैं, यानी कि चार मुख्तलिफ मार्किंग्स हैं नाउन्स की, ठीक है। जैसे आज हमारे यहाँ हम वर्ड ऑर्डर से पहचानते हैं कि ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन जो ओल्ड इंग्लिश थी उसमें इन्फ्लेक्शंस जो थी, इन्फ्लेक्शंस पहचान होती थी कि ये सब्जेक्ट है, यानी कि ये नॉमिनेटिव केस में है, या फिर ये ऑब्जेक्ट है, ये एक्यूजेटिव केस में है, या फिर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जो है वो डेटिव केस कहा जाता था। और जो
पोजेसिव नाउन्स होते हैं उनको जेनेटिव केस कहा जाता है। सो ओल्ड इंग्लिश हमने ऑलरेडी ये बात की कि इट वाज अ लैंग्वेज फुल ऑफ इन्फ्लेक्शंस, इनके वर्ब्स इन्फ्लेक्टेड थे, नाउन इन्फ्लेक्टेड थे, एडजेक्टिव्स इन्फ्लेक्टेड थे। ये जो इन्फ्लेक्शंस थी ये इंडिकेट करती थी नंबर, पर्सन, टेंस, मूड, जेंडर, इन सब चीज़ों को इन्फ्लेक्शंस के ज़रिए इंडिकेट किया जाता था। तो इन्फ्लेक्शनल जो लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें ज़्यादा इन्फ्लेक्शन होती हैं उसकी दो टाइप्स होती हैं। देर आर सिंथेटिक लैंग्वेजेस एंड देर आर एनालिटिक लैंग्वेजेस। दो मेजर इसकी टाइप्स हैं। सिंथेटिक लैंग्वेजेस जो होती हैं इसमें जो वर्ड्स का रिलेशनशिप होता है वो रिलेशनशिप डिपेंड्स अपॉन द इन्फ्लेक्शन ऑफ द वर्ड्स, कि इस वर्ड को किस तरीके से इन्फ्लेक्ट किया गया है। वो जो इन्फ्लेक्शंस हैं वो वर्ड्स का आपस में ताल्लुक जो है वो डेवलप करती हैं। ठीक है, इन्फ्लेक्शन से पहचान होती है कि ये सब्जेक्ट है, इन्फ्लेक्शन से पहचान होती है कि ये ऑब्जेक्ट है। यानी कि जो वर्ड ऑर्डर है वो इतना मैटर नहीं करता, रादर जो इन्फ्लेक्शंस हैं वो ज़्यादा मैटर करती हैं। ऑन दी अदर हैंड जो एनालिटिक लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें मॉडर्न डे इंग्लिश जो है इट इज़ एनालिटिक लैंग्वेज एंड द ओल्ड इंग्लिश इट वाज सिंथेटिक लैंग्वेज। एनालिटिक लैंग्वेजेस के अंदर जो वर्ड का रिलेशनशिप है इट डिपेंड्स अपॉन द यूज़ ऑफ prepositions एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, और इसके अलावा वर्ड ऑर्डर जो है, अब एस वी ओ को बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के ऑर्डर को। और इसके अलावा जो है ये बाकी चीज़ें यानी कि आपके हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं, prepositions यूज़ होती हैं। तो हेल्पिंग वर्ब्स, prepositions और जो वर्ड ऑर्डर है ये डिटरमिन करता है सेंटेंस के स्ट्रक्चर को और वर्ड्स के रिलेशन को आपस में। सो ओल्ड इंग्लिश जो थी ये सिंथेटिक लैंग्वेज थी, यानी कि इन्फ्लेक्शंस जो थी हर चीज़ में वो मैटर करती थी। और मॉडर्न जो इंग्लिश है ये एनालिटिक है, यहाँ पे वर्ड ऑर्डर जो है वो ज़्यादा मैटर करता है। तो ओल्ड इंग्लिश में चूंकि ये सिंथेटिक लैंग्वेज थी इसमें केसेस होते थे और हर एक केस जो है उसके केस मार्कर्स होते थे। तो ओल्ड इंग्लिश में लैटिन की तरह आपको 4 केसेस दिखाई देते हैं जो कि सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन अपन दोनों के साथ यूज होते हैं। जेनेटिव केस, डेटिव केस, नॉमिनेटिव केस और एक्यूजेटिव केस। आजकल हम इनको केसेस के नाम से कम और हम इनको दूसरे नामों से ज़्यादा जानते हैं। टुडे वी हैव subject, subject was the nominative case, we have object, object was the accusative case, we have the indirect object, indirect object was the dative case, और we have the possessive, और possessive को genitive कहा जाता था। अब इसमें केसेस जो थे चूंकि उनके केस मार्कर्स होते थे, उनकी इन्फ्लेक्शंस होती थी, तो लिहाजा वर्ड ऑर्डर मैटर नहीं करता था। जहाँ पे मर्जी आप जो है वो पोजेसिव लगा दें तो जुमला जो है वो अपना मीनिंग कंप्लीट कन्वे करता था, क्योंकि पहचान जो थी वर्ड्स की वो इन्फ्लेक्शंस के साथ थी, ना कि वर्ड ऑर्डर के साथ थी। अच्छा जी, नाउन इन्फ्लेक्शंस आ गई। अब इसको हम देखेंगे कि किस तरीके से ये मुख्तलिफ केसेस जो थे ये फॉर्म किए जाते थे विद द हेल्प ऑफ द इन्फ्लेक्शंस। तो इन्फ्लेक्शंस आपको ऑलरेडी पता है कि स्लाइट मॉडिफिकेशन होती है बाय एडिंग एस ई एस और एनी सुफिक्स एट द एंड ऑफ अ नाउन, ताकि उसका जो है वो टेंस, सॉरी ओनली, नॉट ओनली नाउन रादर सुफिक्सेस और ये जो इन्फ्लेक्शंस होती हैं ये ऐड होती हैं एडजेक्टिव्स के साथ भी, वर्ब्स के साथ भी और इवन के नाउन्स के साथ भी, ताकि नंबर, केस, मूड, वॉइस जो है ये सारी चीज़ें क्लैरिफाई की जा सके। तो ओल्ड इंग्लिश जो थी वो एक्सेसिवली इन्फ्लेक्शन लैंग्वेज थी और उसमें हर चीज़ को इंडिकेट करने के लिए इन्फ्लेक्शंस का इस्तेमाल किया जाता था। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि जेंडर जो था वो भी ग्रामेटिकल नेचर का था, यानी कि हर वर्ड को जेंडर असाइन किया जाता था थ्रू इन्फ्लेक्शंस। तो जो ओल्ड इंग्लिश के केसेस थे नाउन के, दे वर मार्क्ड बाय डिक्लिंजन्स। डिक्लिंजन्स जो है ये आखिर में स्लाइड सी वेरिएशन होती है। ये वेरिएशन एडजेक्टिव के एंड पे आ सकती है, नाउन के एंड पे आ सकती है, प्रोनाउंस के एंड पे भी आ सकती है। ठीक है, सो डिक्लिंशन के ज़रिए मार्क किए जाते थे केसेस। तो इसकी अब एग्जांपल्स जो हैं वो नीचे लिखी हैं। स्टोन का वर्ड है, स्टोन को नॉमिनेटिव, एन का मतलब है नॉमिनेटिव केस। ठीक है, नॉमिनेटिव केस में स्टोन होगा। और
गिफ्ट जो है इसको गीफू होता था तो गीफू होगा। और इसी तरीके से हंटर, ठीक है, हंटर नहीं बल्कि हंटर, ठीक है, हंटर। अब इसको जेनेटिव केस में अगर आपने लेकर आना है, जी का मतलब है जेनेटिव केस, तो ये स्टॉनिस बन जाएगा, गीफू जो है वो गीफी बन जाएगा, और हंटर जो है वो हंटन बन जाएगा। इसी तरीके से डेटिव केस है तो स्टोनी बन जाएगा, गीफी हो जाएगा और हंटन हो जाएगा, अगेन वही है। और एबलेटिव केस में स्टॉन, अगेन गीफी और हंटन। और प्लूरल जो नाउन है स्टोनस, स्टाना, स्टानम, स्टानस, ठीक है, गीफा, गीफा, गीफम, गीफा। और हंटन, हंटना, हंटम और हंटन, ठीक है। ये मतलब कि जो वेरिएशंस हैं, अब आज जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो आपका पोजेसिव केस है उसको मार्क करने के लिए जो है वो आप एपिस्ट्रोफी और एस का इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज बाकी चीज़ें जो हैं वो यूज़ नहीं होती, ठीक है। तो इससे पता अब हमें ये चलता है कि जो ओल्ड इंग्लिश थी, जो उसके इन्फ्लेक्शनल केसेस थे वो काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स थे एज़ कम्पेयर टू दिस मॉडर्न इंग्लिश, और उसको समझना, उसको सीखना ज़्यादा मुश्किल था, ठीक है। सो द नेक्स्ट सेक्शन इज़ रिगार्डिंग द वर्ब्स एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस वर्ब्स इन द नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं वर्ब्स की। जो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज थी इसके अंदर वर्ब्स जो थे, जो इन्फिनेटिव फॉर्म होता था, आज हम इन्फिनेटिव बनाते हैं टू लगा के ना, कि टू वर्क, टू ट्रेवल, टू राइट। तो ओल्ड इंग्लिश में इन्फिनेटिव फॉर्म होता था बाय एडिंग ए एन, ठीक है। फॉर एग्जांपल फॉरन, एफ ए आर ए एन, एफ ए आर, फार का मतलब होता है सफ़र करना ना, तो इट मीन्स टू ट्रेवल। इसी तरीके से वर्ब्स की जो इन्फ्लेक्शंस थी, टेंस को शो करने के लिए, पर्सन को शो करने के लिए, नंबर को शो करने के लिए और मूड को शो करने के लिए उसको वर्ब को इन्फ्लेक्ट किया जाता था। और ओल्ड इंग्लिश में नाउन्स की तरह वर्ब्स जो हैं, वर्ब्स भी जो है वो आइदर दे कुड बी स्ट्रॉन्ग वर्ब्स और दे कुड बी वीक वर्ब्स। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स जो हैं आज उनको जो है वो इर्रेगुलर फॉर्म्स हम कहते हैं, इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं, कि जिनकी फॉर्म जैसे सिंग है तो उसकी दूसरी फॉर्म सैंग बनेगी, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड वीक वर्ब वो थे कि जिनकी रेगुलर फॉर्म्स होती थी, कि जिनके साथ डी और टी और ई डी जो है वो लगा के तो उनकी फॉर्म बनाई जाती थी, जैसे कि टॉक और टॉक्ड हो गया। अच्छा, मॉडर्न इंग्लिश में अब आपको ऑलरेडी पता है कि जो ज़्यादातर वर्ड्स हैं वो ओल्ड इंग्लिश के नहीं हैं। जो वर्ड्स हैं वो असेंशियल नेचर के वर्ड्स हैं जो कि सरवाइव किए हैं। तो अगर ओल्ड इंग्लिश की आपको एग्जांपल देखनी हो कि व्हाट इज़ ओल्ड इंग्लिश एंड व्हाट इट लुक लाइक, तो उसके लिए पोएम जो है एपिक है बेओवुल्फ ना, ठीक है। बेओवुल्फ पे मूवीज भी बन चुकी हैं, हाउएवर इट इज़ एन ओल्ड सर्वाइविंग एपिक जो कि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर से ताल्लुक़ रखती है। और इसकी अगर आप रीडिंग करें तो फिर आपको ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज जो है वो हासिल हो सकता है। तो इस पोएम की जो ओरिजिनल ओल्ड इंग्लिश टेक्स्ट है वो पोइट्री फाउंडेशन वेबसाइट है उसके ऊपर अवेलेबल है। अगर आप सर्च करें बेowulf टेक्स्ट तो आपको सबसे पहला लिंक मेरे ख्याल से वही मिलेगा, तो उस पे आप ज़रा नज़र दौड़ा सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग जो है वो उसकी रीडिंग कर सकते हैं, ना ही हम उसकी रीडिंग करने के लायक हैं, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है वो वोकेबलरी आइटम्स जो उसके अल्फ़ाबेट्स हैं उनसे भी हमारी प्रॉपर जो है वो वाकफियत नहीं है, ठीक है। इसके बाद सिंटैक्स है, तो सिंटैक्स में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ग्रामेटिकल जेंडर की फिर बात आती है, तो ग्रामेटिकल जेंडर जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हर एक चीज़ को जो है वो जेंडर असाइन किया जाता था। और ओल्ड इंग्लिश जो थी इट वाज अ ग्रामेटिकली जेंडर्ड लैंग्वेज, जितने भी नाउन थे उनको जेंडर की बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता था, ठीक है। और ये जो इन्फ्लुएंस था इट वाज नॉट बेस्ड ऑन द बायोलॉजिकल सेक्स, रादर के बस वैसे ही जैसे एस्क्राइब हो गया तो उसको एक चीज़ को आपने मैस्कुलिन कहना शुरू कर दिया।
लेकिन एक जनरल एसोसिएशन होती है कि वो चीज़ें जो कि ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं उनको मैस्कुलिन जो है वो फीचर्स असाइन किए जाते हैं, और वो चीज़ें जो कि नाजुक होती हैं उनको फेमिनिन फीचर्स जो थे ये फेमिनिन नाउन जो थे वो असाइन किए जाते थे। न्यूट्रल जेंडर भी एग्जिस्ट करता था, लेकिन इसके रूल्स क्या थे ये हम नहीं जानते। और जितनी भी चीज़ें हैं उनको जेंडर मतलब कि कैसे असाइन होता है और वो जेंडर किस बेस पे असाइन होता है इसका कोई आइडिया नहीं। जैसे स्टोन का वर्ड है तो इट वाज कंसीडर्ड टू बी मैस्कुलिन, मून जो है इट वाज कंसीडर्ड मैस्कुलिन, लेकिन सन जो है इट वाज कंसीडर्ड टू बी फेमिनिन। अब व्हाई इट वाज कंसीडर्ड फेमिनिन, हालांकि सन जो है इट इज मोर पावरफुल एज कंपेयर टू द मून, however it was considered feminine, we don't know why। तो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो असाइनमेंट ऑफ द जेंडर्स है टू डिफरेंट वर्ड्स, इट इज़ इलॉजिकल इन इट्स नेचर। फॉर एग्जांपल मॉडर्न या मेडन का वर्ड जो है गर्ल के लिए यूज होता था, ठीक है। सो अब मेडन, वाइफ, बियर, चाइल्ड, अब ये सारे वर्ड्स जो हैं इनको न्यूट्रल जेंडर असाइन किया गया, हालांकि दे शुड आइदर बी मैस्कुलिन और दे शुड बी फेमिनिन। मतलब गर्ल जो है इट शुड बी फेमिनिन, चाइल्ड या सन जो है उसको मैस्कुलिन होना चाहिए, लेकिन ये सब जो है ये जेंडर न्यूट्रल वर्ड्स हैं, ठीक है। और इसी तरीके से विफ मैन यानी कि वुमन जो है ये मैस्कुलिन है, हालांकि इसको फेमिनिन होना चाहिए, लेकिन यह है कि चूंकि इसके आखिर में मैन आता है तो कहता है इट इज़ मैस्कुलिन। सो ग्रामेटिकल जेंडर जो था ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज का वो ओल्ड इंग्लिश को बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स बनाता था। सो दैट इज़ ऑल फॉर यूनिट नंबर 3। देर आर सर्टन थिंग्स पर्टिकुलरली एग्जाम्पल्स जो दी गई हैं in this unit you have to memorize those examples। तो जब तक आप उन एग्जाम्पल्स को मेमोराइज नहीं करेंगे यू विल नॉट बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स। सो हर एक टॉपिक के हवाले से जो एग्जाम्पल्स आई हैं, जैसे नाउन के केसेस की एग्जांपल्स आए तो वो आपने जो एग्जांपल्स दी गई हैं उनको आप याद कर लें। इसी तरीके से ग्रामेटिकल जेंडर का ये जो आखिरी टॉपिक है जो इसकी एग्जांपल्स दी गई हैं उनको आप याद कर लें। इन्फ्लेक्शंस के हवाले से जो एग्जांपल दी गई हैं उसमें तीन चार एग्जांपल्स आप याद कर लें। इसी तरीके से जो फॉर्मेशन ऑफ द वर्ड है यानी कि प्रीफिक्सेस सुफिक्सेस लगा के मॉड वाली जो एग्जांपल मूड वाली जो एग्जांपल हमने डिस्कस की कि एक वर्ड से कोई उन्होंने 30-40 वर्ड तो ऊपर लिखे हुए हैं, तो उसमें से 5-6 वर्ड जो है वो आप याद कर लें, उसको आप एग्जांपल के तौर पे कोड कर सकते हैं। तो दैट विल बी इनफ कि आपका जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव है वो इससे सारा कवर हो जाएगा, ठीक है।